कुछ टाइम पहले कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर से रेप करके उसे बेरहमी से मार डाला। कुछ समय पहले झारखंड में एक स्पेनिश महिला के साथ गैंग रेप हुआ था। महाराष्ट्र के बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चियों का यौन शोषण हुआ। पिछले महीने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल में यौन शोषण हुआ। अभी कुछ दिन पहले भोपाल में फिर से एक बार 5 साल की बच्ची का रेप करके उसे पानी की टंकी में डालकर मार डाला गया। 1 साल की बच्ची हो या 80 साल की बुजुर्ग महिला, इन दरिंदों ने किसी को नहीं छोड़ा। शर्म की बात तो यह है कि मर्दों की इस दुनिया में, इस पेट्रियार्कल दुनिया में बलात्कार एक ऐसा क्राइम है जिसमें गलती रेपिस्ट की जगह विक्टिम की ही मानी जाती है। तुमने क्यों छोटे कपड़े पहने, तुमने क्यों उससे बात की, तुम आधी रातों घर से बाहर क्यों गई, तुमने उसके साथ ड्रिंक क्यों की, और भी ऐसे कई आरोप लगाकर विक्टिम को दोषी ठहराने की कोशिश की जाती है। विक्टिम का दर्द समझने की जगह ये सो कॉल्ड मर्दों की दुनिया उल्टा विक्टिम पर ही आरोप लगाती है। बट यार, मेरा एक सवाल है, क्या सच में कपड़े उकसाते हैं? क्या सच में साड़ी और बुर्का पहनने से महिलाओं के साथ रेप नहीं होता है? बल्कि ऐसे भी कई ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ ये सो कॉल्ड मर्द जानवरों को शोषण करते हुए पकड़े गए हैं। तो क्या अब हमें जानवरों को भी कपड़े पहनाने होंगे? इन रेपिस्ट्स का आरोप है कि महिलाएं पुरुषों को लुभाने के लिए बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं। 1 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, माइनर, ओल्ड लेडीज़, मेंटली इल वुमेन्स, कोमा में पड़ी महिलाएं या गंभीर बीमारियों से ग्रसित हॉस्पिटल में एडमिट महिलाओं के साथ रेप क्यों होता है? आई डोंट थिंक कि इन केसेस में छोटे कपड़े या ओवर मेकअप के कारण रेप हुआ होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप गूगल के न्यूज़ सेक्शन में रेप टाइप कीजिए। आपके सामने रेप से रिलेटेड सैकड़ों न्यूज़ेस आ जाएंगी और उनमें से बहुत सारी जो न्यूज़ होंगी वो लेटेस्ट होंगी। और शायद ही हमारे देश का ऐसा कोई सा कोना होगा जहाँ से ऐसी खबरें नहीं आ रही होंगी। और ये तो वो केसेस है जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुए हैं। NFHS की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश में 99% रेप केसेस तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। अगर हम इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि रेप को एक वेपन ऑफ वॉर की तरह भी यूज़ किया जाता है। फिर चाहे वो हमास इसराइल क्राइसिस हो, ISIS हो या फिर सूडान हो, यहाँ तक कि मणिपुर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में भी रेप को मास वेपन की तरह यूज़ किया गया है। इन सभी घटनाओं को देखकर दिमाग में एक सवाल तो आता है कि आखिर रेप क्यों होते हैं? क्या होती है एक रेपिस्ट की मानसिकता? आखिर ऐसा उसके दिमाग में क्या आता है कि एक इंसान जानवरों से बदतर बिहेवियर करने लग जाता है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे देश में जब भी रेप की बात होती है तो पूरा फोकस रेपिस्ट की बजाय विक्टिम पर ही होता है कि एक महिला रेप से बचने के लिए क्या कर सकती है या फिर उसने ऐसा क्या किया होगा जिससे कारण उसके साथ रेप जैसा इंसिडेंट हुआ। 2019 के हैदराबाद रेप केस के बाद बाकी पुलिस ने महिलाओं के लिए एडवाइजरी जारी कर दी थी और खाप पंचायत तो चाउमीन खाने को भी रेप से जोड़कर देखती है और कभी कभी तो रेप के लिए सीधे विक्टिम को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। मतलब अजीब बात है ना। एक बात तो क्लियर है कि रेप जैसे घटिया कृत्य को करने के पीछे कोई एक कारण तो नहीं हो सकता। ऐसा में क्रिमिनोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट का मानना है कि रेप के पीछे बहुत सारे कारण एक साथ काम करते हैं। तो उन कारणों को समझने के लिए हम विक्टिम की जगह रेपिस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। USA के मैसेच्यूसेट्स ट्रीटमेंट सेंटर की रेपिस्ट टेपोलॉजी के अकॉर्डिंग रेपिस्ट 4 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर है अपॉर्चुनिस्ट रेपिस्ट। ऐसे रेपिस्ट जो विक्टिम के अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर इम्पल्स में अपने सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए रेप करते हैं। दूसरे नंबर पर है एंगर रेपिस्ट, जो एग्रेशन या वायलेंस को डिस्प्ले करने के लिए रेप करते हैं। इनका मोटिव सेक्स की जगह विक्टिम को ज़्यादा से ज़्यादा हार्म पहुंचाने का होता है और इनके नॉर्मल सोशल बिहेवियर में भी एक एंटी सोशल एलिमेंट, परवेसिव एग्रेशन देखने को मिलता है। तीसरे तरह के रेपिस्ट सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन से ड्रिवन होते हैं, जो अपनी फैंटेसी को पूरा करने और उसे अचीव करने के लिए प्लान्ड तरीके से विक्टिम को ट्रैप करते हैं। इस तरह से रेपिस्ट सैडिस्टिक या नॉन सैडिस्टिक भी हो सकते हैं। इन दिस वे वी कैन से द रेपिस्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी आर फेसिंग साइकोलॉजिकल इश्यूज, जहां वो रियलिटी से दूर अपनी ही दुनिया बना लेते हैं और जहां वो रेप को एक सेक्सुअल और पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के मीडियम की तरह यूज़ करते हैं। फोर्थ कैटेगरी के रेपिस्ट विंडिक्टिव रेपिस्ट होते हैं, जो रेप जैसे इनह्यूमन क्राइम को रिवेंज के टूल की तरह यूज़ करते हैं, जहां इनका मोटिव सेक्सुअल डिज़ायर या ग्रेटिफिकेशन नहीं बल्कि रेप के माध्यम से अपना बदला लेना होता है। यह रिवेंज किसी डिस्प्यूट या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी हो सकता है। इस तरह से रिवेंज लेने की थिंकिंग को अपने आप में एक साइकोलॉजिकल इशू माना जा सकता है। एक बात तो क्लियर है कि मेजॉरिटी केसेस में रेप जैसा क्राइम करने से पहले रेपिस्ट को पहचाना नहीं जा सकता।
एक रेपिस्ट भी दूसरे आम आदमी की तरह ही होता है। यही कारण है कि तिहाड़ जेल में बंद 100 रेपिस्ट का इंटरव्यू लेने वाली मधुमिता पांडे यह बताती है कि मोस्टली केसेस में रेपिस्ट कोई मॉन्स्टर या कोई साइको नहीं, बल्कि एक आम इंसान ही होता है जो हमारे इसी समाज का हिस्सा है। इसका प्रमाण हमें क्लेरेमोंट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी कैंडिडेट सैमुअल डी स्मिथमैन द्वारा 1976 में की गई एक स्टडी से भी मिलता है, जहां उन्होंने लॉस एंजलिस में एक न्यूज़पेपर में एक अनयूजुअल एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो अपनी रिसर्च के लिए एक रेपिस्ट से बात करना चाहते हैं। इसलिए जो भी रेपिस्ट इस रिसर्च में अपना सहयोग देना चाहते हैं वो उन्हें उनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि सैमुअल्स को इस बात का भरोसा था कि उन्हें कोई कॉल नहीं आएगा, लेकिन उनकी उम्मीद के अगेंस्ट उन्हें लगभग 200 कॉल्स आए, जिसमें अपनी गर्लफ्रेंड का रेप करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामर और अपने एक्वेंटेंस की वाइफ का रेप करने वाले पेंटर जैसे बहुत से आम से लगने वाले लोग भी शामिल थे। इन्हीं में से 50 लोगों का इंटरव्यू लेकर डॉक्टर स्मिथमैन ने अपनी स्टडी पब्लिश भी की, जिससे यह बात तो क्लियर हो गई कि रेप जैसा क्राइम आम लोगों के बीच आम से दिखने वाले लोग ही करते हैं। एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 96% रेप केसेस में विक्टिम के क्लोज पर्सन, रिलेटिव्स या नोन पर्सन ही रेप को अंजाम देते हैं। एक रेपिस्ट का ना तो कोई रिलीजन होता है और ना ही कोई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और ना ही आप उनके एजुकेशनल स्टेटस से भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति रेपिस्ट हो सकता है या नहीं। और यही कारण है कि इस तरह के केसेस कॉर्पोरेट ऑफिसेस में भी देखने को मिल जाएंगे। आफ्टरऑल दुनिया भर में कुछ साल पहले महिलाओं की बेबसी बयां करने वाले मीटू कैंपेन और सेक्सुअल हरेसमेंट वर्क प्लेसेस से जुड़े केसेस भी पढ़े लिखे और सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड लोगों के बीच ही होते हैं। वहीं दूसरी ओर रेप जैसे केसेस शहर के लो इनकम ग्रुप एरियाज जैसे झुग्गी झोपड़ियों से लेकर रूरल एरियाज में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। अक्सर ये माना जाता है कि भारत में रेप केसेस तेजी से बढ़ते वेस्टर्नाइजेशन के कारण बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसी कड़वे सच को बिना किसी पूर्वानुमान के देखेंगे तो पाएंगे कि आज भी भारत में 2/3 पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है। वहीं रेप का प्रपोर्शन भी रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है। बस कड़वा सच यह है कि वहाँ की बात नहीं होती, वहाँ के केसेस लाइमलाइट में नहीं आते हैं। बट सवाल अब भी वही है, वाई डू मेन रेप? हम हमेशा से इस बात को कहते आए हैं कि हमारे समाज में आदमी और औरत के बीच लिबर्टी का तराजू आदमी के पक्ष में ज़्यादा झुका है। यही कारण है कि इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक महिला को कई तरह के लिटमस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। जब भी कोई रेप होता है, कोई रेप इंसिडेंट की खबरों का हिस्सा बनता है, तो उसकी जांच रेपिस्ट की बजाय विक्टिम से शुरू होती है। विक्टिम का चाल चलन कैसा था, विक्टिम कपड़े कैसे पहनती थी, वो रातों घर कितने बजे आती थी, और न जाने इस तरह की कितनी भद्दी उंगलियां विक्टिम पर उठाई जाती है। फिर चाहे वो 1 दशक से पुराना निर्भया रेप केस हो या फिर 1 महीने पुराना कोलकाता रेप केस। हमारे समाज का यही क्वेश्चनेबल रवैया हमारे समाज की घटिया और घिनौनी मानसिकता को दर्शाता है। वरना ज़रा सोच कर देखिए कि हमारे देश में जहाँ 1 और 4 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल की उम्र तक की बूढ़ी औरत का रेप होता है, वहाँ गलती विक्टिम की है या फिर हमारी सोच की? क्योंकि इस बात को कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ जब कठुआ में 8 साल की बच्ची का रेप हुआ और उसके नाम को पोर्न साइट पर सर्च करने में भी लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अभी हाल ही में हुआ कोलकाता रेप केस में भी सेम यही हुआ। विक्टिम का नाम गूगल और पोर्न साइट पर ट्रेंडिंग रहा। लोगों ने जमकर विक्टिम के रेप और मर्डर का वीडियो सर्च करने की कोशिश की। तो क्या यह सर्च करने वाले लोग रेपिस्ट मेंटालिटी के लोग नहीं हैं? और क्या यह सच हमारे समाज की घिनौनी सोच को उजागर नहीं करता है, जो आज भी लोग अपने अंदर की गंदगी को साफ करने की बजाय आंखें बंद कर लेना बेहतर समझते हैं? देश में कोर्ट केसेस की पेंडेंसी की हालत हम सब जानते हैं। देश की लोअर कोर्ट में महिलाओं द्वारा फाइल अलग अलग क्राइम से जुड़े 36 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, और हाई कोर्ट में इस तरह के पेंडिंग केसेस का आंकड़ा 3 लाख से भी ज़्यादा है। इसी तरह 2020 में गवर्नमेंट द्वारा प्रेजेंटेड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस समय तक देश में रेप और पॉक्सो से जुड़े 2,40,000 केसेस पेंडिंग थे। यहाँ तक कि देश में रेप और पॉक्सो से जुड़े केसेस को जल्द से जल्द डील करने के लिए बनाए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी इस काम को नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी स्थिति इस कदर ख़राब है कि रिसेंटली रिलीज़ की गई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017 से 2021 के बीच वुमेन और चिल्ड्रंस के अगेंस्ट कमिट हुए 90% क्राइम में ट्रायल तक पेंडिंग है। इस बात को अभी बहुत समय नहीं हुआ है कि जब उन्नाव और हाथरस रेप केस जैसे लाइमलाइट में बने रहने वाले केसेस भी लैक ऑफ एविडेंसेस, विटनेसेस और सबूतों के साथ छेड़छाड़ और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करके फाइल्स में कहीं गुम से हो गए हैं।
और करेंटली कोलकाता में हुआ रेप केस भी इसी गुमनामी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। या फिर एक तरीका और है जिसका इस्तेमाल बदलापुर केस में हुआ, जहां 5 साल की 2 बच्चियों के साथ गलत काम हुआ था, जहां पुलिस ने बड़े और मुख्य आरोपी को बचाने के लिए एक गरीब ड्राइवर जो कि उसी घटना में इन्वॉल्व भी था का एनकाउंटर कर दिया और मुख्य आरोपी का नाम तक बाहर ना आ सके। ऐसे में जब एक क्रिमिनल को कानून का डर ही नहीं होगा तो फिर एक विक्टिम कंप्लेंट दर्ज कर ही नहीं पाएगी, और अगर उसने कंप्लेंट दर्ज कर भी दी तो रेपिस्ट के अगेंस्ट सालों साल तक कोई सख्त कार्रवाई होगी ही नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं रेप एक नेमलेस क्राइम बनकर रह गया है। कुछ रेप केसेस में इंडियन जुडिशरी का बिहेवियर भी क्वेश्चनेबल दिखाई देता है, जहां एक विक्टिम न्याय की उम्मीद में कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, एक आखिरी उम्मीद में, वहां उसके साथ एक भद्दे मजाक के अलावा कुछ नहीं होता है। पास्ट में से ढेरों के रेप केसेस देखने को मिले हैं जहां जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान जुडिशरी ने विक्टिम से ऑब्जेक्शनल स्टेटमेंट लिए हैं और वहीं दूसरी ओर रेपिस्ट को एक वे आउट प्रोवाइड किया है। तो इसमें सवाल ये आता है कि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर हमें वुमेन के अगेंस्ट हो रहे इस इनह्यूमन क्राइम को रोकना है तो हमें सबसे पहले अपने देश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को और अधिक बेहतर और वुमेन सेंट्रिक बनाना होगा। हालांकि वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरेसमेंट से लड़ने के लिए वुमेन को किसी भी सिचुएशन में वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करने की दिशा में विशाखा गाइडलाइन के अंडर गवर्नमेंट ने बहुत से फ्रेमवर्क्स बनाए हैं, लेकिन आज भी इन्हें ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करना और सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट और कोर्ट्स की ओर से इनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में इफेक्टिव कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, जिससे ऐसे क्राइम करने वालों के मन में डर पैदा हो और वो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले वो कई बार सोचें। हालांकि इस दिशा में कुछ लीगल एक्सपर्ट्स और बहुत से वुमेन राइट्स मूवमेंट रेप कमिट करने वालों के अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट्स इंश्योर करने की बात भी करते हैं, लेकिन कुछ स्टडीज़ और पास्ट में गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हुई कुछ कमिटीज़ कैपिटल पनिशमेंट्स के अगेंस्ट बहुत से वैलिड पॉइंट पुट करती है। फॉर एग्जांपल 2012 के इनफेमस निर्भया गैंगरेप केस के बाद बनाई गई जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी ने भी रेप केस में डेथ पेनल्टी के आर्गूमेंट को यह कहकर साइडलाइन कर दिया था कि वर्ल्ड वाइड डाटा और पास्ट एक्सपीरियंस इस बात को साबित करते हैं कि सीरियस क्राइम में डेथ पेनल्टी एक डिटरेंट की तरह एक्ट नहीं है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग रेप केसेस में डेथ पेनल्टी देने से हो सकता है रेप इंसिडेंट में सबूत मिटाने या कंप्लेंट से बचने के लिए रेपिस्ट द्वारा विक्टिम को जान से मारने की प्रवृत्ति और बढ़ जाए। एक्सपर्ट तो यह भी कहते हैं कि हो सकता है कि रेप केसेस में कैपिटल पनिशमेंट से रेप रिपोर्ट करने की टेंडेंसी और भी ज़्यादा कम हो जाए। इसका कारण यह है कि रेप केसेस में ज़्यादातर मामलों में रेपिस्ट नॉन पर्सन्स या रिलेटिव ही होते हैं। ऐसे में डेथ पेनल्टी के डर को देखते हुए हो सकता है कि विक्टिम पर केस रजिस्टर ना करने के लिए फैमिली मेम्बर्स द्वारा ही और भी ज़्यादा प्रेशर बनाया जाए। इस तरह कुछ लीगल एक्सपर्ट्स इस और भी इशारा करते हैं कि हर प्रोग्रेसिव लीगल सिस्टम की तरह ही इंडियन लीगल सिस्टम भी रेट्रीब्यूटिव होने की बजाय क्रिमिनल्स को सुधारने या अपनी गलती सुधारने का मौका देने में बिलीव करता है। ऐसे में रेप केसेस में कैपिटल पनिशमेंट को प्रमोट करना इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी जाता है। साथ ही इस आर्गूमेंट के साथ ये बात भी पॉइंट की जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि देश में फेक रेप केसेस के प्रोपोर्शन को देखते हुए रेप केसेस में सीधे डेथ सेंटेंस देना एक नए मेनबेट क्राइसिस को जन्म देना हो सकता है। यही कारण है कि रेप केसेस में भी कैपिटल पनिशमेंट देने की बात केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टेंसेस तक ही सीमित रखने को कहा जाता है। अब ऐसे में सवाल यह आता है कि आखिर इस समस्या का सोल्यूशन क्या है। रेप जैसे इनह्यूमन क्राइम को रोकने की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। आपको हमको इस बारे में बात करनी होगी, बात सेक्स एजुकेशन के बारे में, बात एथिक्स और मोरल के बारे में, बात सही और गलत की समझ के बारे में, क्योंकि यह केसेस केवल रेप का नहीं बल्कि इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स वुमेन का है। जहाँ सड़क पर चलते लड़कियों को घूरना, सीटियाँ बजाना, भद्दे इशारे करना, बल्कि वो सब जिन्हें आउट टीजिंग जैसे हल्के और इनसेंसिटिव अम्ब्रेला टर्म से डिफाइन किया जाता है, उन सब पर रोक लगाए जाने की ज़रूरत है। और ये सब तब होगा जब हमारी और हमारे समाज की सोच बदलेगी, क्योंकि ये गंदा और अनहोली विचार ही है जो रेप जैसे हीनस क्राइम को जन्म देता है। और ऐसे में सरकार और लॉ एंड ऑर्डर अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसमें हमें अपनी जिम्मेदारी और भागीदारी निभानी होगी, तभी हम अपनी बहन और बेटियों को एक सुरक्षित कल दे पाएंगे, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स आर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और इस बात को हम लोग जितना जल्दी समझ लेंगे आने वाले कल के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि जब तक हमारी आधी आबादी बिना डर के खुले में सांस नहीं ले पाएगी तब तक हमारे समाज का गला यूं ही घुटता रहेगा। और एक कहावत है ना कि नारी ही नारी की दुश्मन होती है। तो जब तक महिलाएं, जब तक वुमेन्स
झूठे केसेस करना बंद नहीं करेगी, तब तक जो जेन्युइन विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ मिलने में देरी होगी। तो शायद इस बात को महिलाओं को भी समझना होगा। So I think that's enough for it. All the very best. Thank you so much.